नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। धामी कैबिनेट में हुई अहम फैसले। व्यावसायिक भवनों में ई चार्जिंग जरूरी। सोलर प्लांट लगाने वालों को मिलेगी बड़ी रियायत। आंदोलनकारी आरक्षण का प्रस्ताव न आने से मुख्यमंत्री नाराज। सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त का कार्यकाल घटाया। पहाड़ों में पर्यटन विस्तार पर फोकस। बाघ एक्सप्रेस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश की सबसे भीड़ वाली ट्रेन। गोलजुक कॉम्प्लेक्स होगी नीलाम। कई कारीगरों की पूंजी फंसी। होली में केमिकल और रंग मिले खाद्य पदार्थ बिगाड़ रहे हैं सेहत। उत्तराखंड की जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ सबसे ज्यादा। वाहन इंश्योरेंस में सामने आया फर्जीवाड़ा। 528 ब्लैक लिस्टेड। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज की सरकार की विशेष अपील। हल्दीचौड़ निवासी ब्रांगना को पेंशन का रास्ता साफ। चारधाम यात्रा। केदारनाथ मार्ग पर हर 1 किलोमीटर पर बनेगा हेल्थ पोस्ट। आशा समेत 17 को शैलेश मटियानी पुरस्कार। राज्य में ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने भवन निर्माण के मानकों में बड़ा बदलाव कर दिया है। गैर आवासीय भवनों में पार्किंग के साथ अब ई वाहन चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे। 1500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड में बने हुए ग्रुप हाउसिंग प्लाटेड होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉजेज तथा अन्य गैर आवासीय भवन इस फैसले के दायरे में आएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 25 मामलों में निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 1500 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र में बनने वाले गैर आवासीय भवन में पार्किंग के साथ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए ई चार्जिंग स्टेशन जरूरी कर दिए हैं। मार्केट पास कराने के लिए ऐसा करना जरूरी होगा। मरीन बस्तियों में बुनियादी विकास के लिए विकास प्राधिकरण के नक्शों में होने वाली आमदनी का 10% खर्च किया जाएगा। राज्य में 582 मलिन बस्तियां हैं। कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की। पिछले साल की तरह इस साल भी अगेती प्रजाति 355 रुपये क्विंटल रहेगी, जबकि सामान्य प्रजाति के गन्ने का समर्थन मुझसे 345 रुपये क्विंटल ही रहेगा। यह रेट मिल पर मान्य होगा। चीनी मिलों के बाहरी क्रय केंद्रों से गन्ने को मिल तक लाने वाले खर्च की कटौती पिछले साल की तरह 9.5 रुपये प्रति क्विंटल होगी। सरकार ने सीएम सौर स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ा दिया। संशोधित सीएम सौर स्वरोजगार योजना को गुरुवार को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दिया। अब इस योजना में लोग 25 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगा सकेंगे। अभी तक इसमें 25 किलोवाट तक के प्लांट लगाने का प्रावधान। इसमें प्लांट की लागत बढ़ाने की मंजूरी दी गई। साथ ही प्लांट लगाने वालों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME को मिलने वाली सब्सिडी भी मिलेगी। पहले सीएम सौर योजना के तहत 25 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने का प्रावधान था। इसे लेकर बहुत से लोगों ने वो उत्साह नहीं दिखाया। सरकार ने इस योजना के तहत 10,000 प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा था, पर आंकड़ा 1,000 प्लांट तक भी नहीं पहुंच पाया। दरअसल 25 किलोवाट तक के प्लांट में बेमुश्किल 5 से 7 हजार रुपये प्रति माह तक की कमाई हो पा रही है, जिससे योजना के लिए लोगों का रुझान नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद पॉलिसी में संशोधन करते हुए 50, 100 और 200 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी मिलने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया। कैबिनेट ने संशोधित प्रस्ताव में 25 किलोवाट की श्रेणी को भी जारी रखने पर जोर दिया। तो विभाग की योजना में 25 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे। कैबिनेट ने प्लांट की लागत बढ़ाने का भी फैसला लिया। इसे 40,000 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति किलोवाट किया जाएगा। क्योंकि प्लांट की लागत के अनुपात में ही निवेशक को सब्सिडी मिलती है, तो अब उन्हें अधिक सब्सिडी मिलेगी। योजना में MSME के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा, जिसके लिए सीमांत जिलों में कुल लागत का 40, पहाड़ी जिलों में 35 और मैदानी जिलों में 30% सब्सिडी का मानक तय किया गया। प्लांट लगाने को सिंगल विंडो पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 36 आरक्षण देने से जुड़े प्रस्तावों में हिला हवाली पर कैबिनेट के अधिकारियों में कड़ी नाराजगी जताई। काबीना मंत्री सुबोध उनियाल और काबीना मंत्री सौरभ बोगुना ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विषय की गंभीरता से लेते हुए अफसरों से नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों के संबंध में प्रस्ताव अगली कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक के दौरान काबीना मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बोगुना पर नाराजगी जब उन्होंने पाया कि आंदोलनकारियों का आरक्षण से जुड़ा विशेष एजेंडे में शामिल नहीं है, जबकि इस महत्वपूर्ण विषय को खुद सीएम ने स्वयं उप समिति का गठन किया था। उप समिति आरक्षण के पक्ष में सिफारिश की कर चुके। मालूम को वर्ष 2004 में राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन बाद में अदालत के आदेश पर इसे बंद कर दिया गया। हालांकि वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने इसका विधेयक पारित कर राजभवन को भेजा था, लेकिन वहां से भी इससे मंजूरी नहीं मिल पाई। इस पर राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में लाभ
देने के लिए सरकार ने हाल में नई सिरे से कवायद शुरू करते हुए काबीना मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के अनुसार कमेटी फरवरी में सभी आरक्षण पक्ष में सहमति दी चुकी है। उम्मीद थी गुरुवार को कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आएगा। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव नहीं लाई जाने पर उनियाल और बहुगुणा असंतोष जताया। कैबिनेट के 22 सदस्यों ने भी ऐतराज जताया। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री धामी ने कार्य विभाग के अधिकारियों के प्रस्ताव को अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को अधिक से अधिक विस्तार देने के लिए नई पर्यटन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया गया। गुरुवार को कैबिनेट के सामने नई पर्यटन पॉलिसी को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें पर्यटन के लिहाज से नए शहरों को विकसित करने पर जोर दिया गया। ऐसे शहरों जहां अभी पर्यटन गतिविधियां अधिक नहीं है, वहां निवेश को प्रोत्साहन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। कैबिनेट ने गुरुवार को मैकेंजी ग्लोबल एजेंसी की ओर से तैयार की गई पर्यटन नीति को सामने रखा। बताया गया कि नई पर्यटन नीति में शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। तवज्जो नए शहर क्षेत्रों को दी जा रही है। इस श्रेणी में हरिद्वार, मंसूरी, देहरादून और नैनीताल जैसे शहरों को रखा गया। यहाँ पर्यटन सेक्टर में निवेश करने पर कम प्रोत्साहन मिलेगा। वही बी श्रेणी में कौसानी, रानीखेत, लैंसडाउन, केसु, धनौल्टी जैसे क्षेत्र शामिल किए हैं। यहाँ इस श्रेणी के क्षेत्रों से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। वही सी श्रेणी में गंगोलीहाट, बेरीनाग, पिथौरागढ़ समेत दूसरे अधिक अनछुए क्षेत्र रखे गए हैं, जहाँ सबसे अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उद्देश्य ये है कि पर्यटकों को भीड़ सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे। अगली कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति को रखा जाएगा। सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्तों का कार्यकाल अब 3 साल का होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट में सेवा का अधिकार अधिनियम में संशोधन कर मोहर लगाएगी। प्रदेश में सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्तों का कार्यकाल अभी तक 5 वर्ष का होता था, अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। साथ ही सेवा का अधिकार अधिनियम में संशोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को नेता प्रतिपक्षी सहमति के स्थान पर परामर्श लेने की व्यवस्था की गई। सेवाएं समय पर न मिलने के मामले में द्वितीय अपील सीधे आयोग में की जा सकती है। अभी तक द्वितीय अपील सेवा के अधिकार के विभागों में नामित अफसरों के सम्मुख करनी होती थी। अब आयोग के फैसलों को निचले स्तर के कोर्ट नहीं काट पाएंगे। सेवा का अधिकार आयोग को सूचना आयोग की तरह न्यायालयों की अधिकारिता के वर्जन का भी अधिकार दिया जाएगा। नए निकाय क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के दाखिल खारिज प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट ने स्थिति साफ कर दिया। राजस्व विभाग के तहत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 1 में संशोधन कर मंजूरी दी है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय बड़ी संख्या में ग्राम सभा के क्षेत्र नगर निकाय में शामिल हुए। निकाय की संख्या उनका क्षेत्र बढ़ गया। ऐसे क्षेत्रों में संपत्तियों के दाखिल खारिज प्रक्रिया लंबे समय से बाधित रही है। बाद में राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर स्थिति साफ की। तय किया कि राजस्व विभाग के तहत ही दाखिल खारिज किया जाएगा। अब इस अध्यादेश को विधेयक की शक्ल देते हुए विधानसभा के पटल पर रखकर अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधित विधेयक को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दी थी। उत्तराखंड में नगर निकायों के विस्तार होने के कारण भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व विभाग की दाखिल खारिज म्यूटेशन की प्रक्रिया बाधित हुई थी। इस कारण प्रदेश में आम लोगों को दिक्कत पेश आ रही थी। भूमि विवादों की संख्या बढ़ रही थी, इसके सामने भू राजस्व में भी कमी आ रही थी। अब इस संशोधन के बाद दाखिल खारिज से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। हल्द्वानी व्यापारियों के भारी विरोध के बीच बैंक में बंधक कॉम्प्लेक्स को पुलिस और प्रशासन की देखरेख में सील किया गया। इसका कॉम्प्लेक्स में दुकान खोल खरीद चुके व्यापारियों ने भारी विरोध किया, जिसके बाद बैंक करीब 15 दुकानों से सामान खाली करवाकर 32 दुकानों को सील कर दिया। साथ ही बैंक नीलामी की कार्रवाई करी गई, जिससे कई व्यापारियों की पूंजी फंस गई है। महाप्रबंधक राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड दीपक कुमार ने बताया कि गोल्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से कंपनी चलाने वाले धनंजय गिरी निवासी सुभाष नगर ने दिसंबर 2015 में 5 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। सितंबर 2016 को 10 करोड़ रुपए का टर्म ऋण लेकर संपत्ति को बैंक में बंधक रखा था। वर्तमान में करीब 20 करोड़ रुपए की देनदारी है। तमाम नोटिस के बाद भी आरोपी ने रुपये जमा नहीं किए। मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार गुरुवार सुबह बैंक प्रशासन और पुलिस की टीम आरोपी की प्रेम सिनेमा के सामने निर्मित कॉम्प्लेक्स को सील करने पहुंच गई। यह देख कॉम्प्लेक्स से व्यापारी भड़क गए। उनका कहना था कि बैंक बिना नोटिस दुकानें खाली नहीं करवा सकता, पर पुलिस ने एक ना सुनी और पार्किंग में खड़े वाहन खुल चुके 15 दुकानों सहित पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। महाप्रबंधक ने बताया कि जल्द न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। हावड़ा से गोरखपुर होते काठगोदाम में आने वाली बाघ एक्सप्रेस ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर सबसे अधिक भीड़ वाली ऑक्यूपेंसी वाली ट्रेन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाघ एक्सप्रेस की ऑक्यूपेंसी 250 के पार पहुंच गई। मतलब जो कि इस ट्रेन में 100 के सापेक्ष से 250% यात्रियों का लोड है। ऐसी पहली बार है जब किसी ट्रेन की ऑक्यूपेंसी सीट के सापेक्ष यात्रियों की संख्या 250% के पार पहुंच गई है। हावड़ा से काठगोदाम से जाने वाली बाघ एक्सप्रेस की समयबद्धता जहां 91% है, वहीं ऑक्यूपेंसी 252% है। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर हावड़ा एक्सप्रेस और तीसरे नंबर पर हावड़ा मुंबई सुपरफास्ट है। यह खास बात है कि स्लीपर और एसी क्लास की
ऑक्यूपेंसी में कोई खास अंतर नहीं है। बात ऑक्यूपेशन स्लीपर की ऑक्यूपेंसी जहाँ 261 है, वही AC3 की ऑक्यूपेंसी 203% है। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावटों के मामले बढ़ने लगे हैं। 2022-23 के नैनीताल जिले में खाद्य पदार्थ के करीब 45 नमूने आदो मानक पाए गए। खाद्य तेल और सौंफ के 5-5 मसाले और नमकीन एक नमूना जांच में फेल हो गया। यानी आपके घर पहुंच रहा दूध दही नहीं, बल्कि मसाले और नमकीन में मिलावटी हो सकते हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर या तो आप ब्रांडेड उत्पाद ही खरीदें या फिर घरेलू और वैज्ञानिक तरीके से तैयार कर गुणवत्ता जांच लें। खाद्य सुरक्षा विभाग के माने तो बाजार में बिकने वाली रंग बिरंगी नमकीन में डाला गया लाल हरा रंग या केमिकल आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। उत्तराखंड की जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ देश की दूसरे ग्रोथों से 5% बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी फरवरी 2023 की जीएसटी कलेक्शन रिपोर्ट में बात सामने आई। फरवरी 2022 की तुलना में इस बार उत्तराखंड में 20% जीएसटी कलेक्शन अधिक हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2023 में देश भर में 1,33,096 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो कि फरवरी 2022 में 98,550 करोड़ रुपये की तुलना में 15% अधिक है। सर्वाधिक कलेक्शन महाराष्ट्र में 22,349 करोड़, फिर कर्नाटक में 10,809 करोड़, वहीं गुजरात में 9,574 करोड़ रुपये, तमिलनाडु 8,774 करोड़ रुपये, वहीं यूपी में 7,431 करोड़ रुपये में हुआ। उत्तराखंड से फरवरी 2022 में 1,176 करोड़ रुपये की जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इस बार फरवरी में 1,405 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर वाहनों के गलत तरीके से इंश्योरेंस किए जाने का खुलासा हुआ है। परिवहन विभाग ने 528 वाहनों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। वाहन मानकों को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया। अगस्त 2022 में आरटीओ संदीप सैनी की शिकायत मिली कि एक पैसे बचाने के लिए 4 पहिया वाहन को 2 पहिया वाहन बताकर उनका इंश्योरेंस किया गया। उन्होंने जांच ARTO विमल पांडे को सौंपी थी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में गोलाक में खनन के लिए रिलीज कराए गए डंपरों के इंश्योरेंस जांचने के भी आदेश दिए गए थे। इंश्योरेंस कंपनी को भी पत्र भेजा गया था। ज़्यादा कंपनी वाहनों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। हाल ही में एक इंश्योरेंस कंपनी 528 वाहनों की लिस्ट डिटेल परिवहन विभाग को सौंपी थी। ये सभी 2 पहिया 4 पहिया वाहन थे, लेकिन इनका 2 पहिया के नाम पर इंश्योरेंस कराया गया था। वाहनों की सूची देखकर परिवहन विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। सभी भार वाहन बताए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने इन सभी 528 वाहनों को ब्लैक लिस्ट करते हुए मालिकों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। ऐसा न करने पर परिवहन एक्ट में कार्रवाई की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वीरांगना को पेंशन देने के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई हुई। याचिका में पिछले साल अक्टूबर में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद स्वतंत्रता सेनानी की वीरांगना का पेंशन का रास्ता साफ हो गया। एकल पीठ ने हल्द्वानी के हल्दूचौड़ निवासी गंगापुर कबडाल निवासी मोहिनी देवी की याचिका पर अहम आदेश पारित किया था। याचिका में कहा गया कि उनके पति मथुरा दत्त कबडाल 1946 में स्वतंत्रता सेनानी के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर जेल गए थे। उन्हें ब्रिटिश हुकूमत में 2 माह कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1979 में पति के निधन के बाद 1980 में मोहिनी देवी ने प्रशासन के समक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन के लिए आवेदन किया था। समधी पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट लगाई। प्रकरण शासन को भेजा गया था। वर्ष 2018 में राज्य के गृह विभाग ने इस आधार पर वीरांगना का आवेदन निरस्त कर दिया कि 2014 में पुराना नियम बदल गया। पुराने नियम में व्यवस्था थी कि वे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के हकदार होंगे जो न्यूनतम 2 माह तक जेल गए हों, जबकि नए नियम में यह अवधि बढ़ाकर न्यूनतम 2 साल कर दी गई। गृह विभाग ने नए नियम को निरस्त करने का आधार बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पति 2 साल से कम अवधि के लिए जेल गए हैं। एकल पीठ ने प्रशासन के इस बदले हुए नियम को निरस्त कर दिया और एकल पीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए सरकार की ओर से विशेष अपील दायर की थी। चारधाम यात्रा के दौरान पिछले साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की मौत होने के बाद इस साल सरकार स्वास्थ्य तैयारी को मजबूत कर रही है, जिसके तहत केदारनाथ और यमुनोत्री बैतल मार्ग पर हर 1 किलोमीटर पर हेल्थ पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सरकार को इस साल चारधाम यात्रा पर 50 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अभी से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री पैदल मार्ग में तीर्थयात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए हर 1 किलोमीटर पर हेल्थ पोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन से लेकर दवाएं आदि मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी को भी चारधाम यात्रा ड्यूटी पर लगाने का निर्णय लिया गया। यात्रा मार्ग के अस्पताल को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस साल
चारधाम यात्रा में 50 लाख से अधिक यात्रियों के आने की उम्मीद है, इसलिए उसी के अनुसार तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को शैलेश मटियानी राज्य के शैक्षिक पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दिया। पुरस्कार के लिए बेसिक स्तर पर 10 शिक्षकों का चयन हुआ है। माध्यमिक स्तर पर पुरस्कार के लिए महज 6 जिलों से शिक्षक पात्र पाए गए। प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में डाइट के प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कपोला का चयन हुआ है। बेसिक में 3 व माध्यमिक स्तर पर 7 जिलों में कोई शिक्षक पुरस्कार के लायक नहीं मिला। चयनित शिक्षकों की सूची शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने जारी की है।